नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 16वीं सदी के एक बहुत ही महान कवि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी कविता के जरिए खुद को कैसे देखते थे, कैसे परिभाषित करते थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी एक शारीरिक कमी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदल देते हैं। और आखिर में कला की अमरता पर एक ऐसा सवाल छोड़ जाते हैं जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो जायसी अपना परिचय एक बड़े ही चौंकाने वाले अंदाज में देते हैं। वो कहते हैं, कवि मोहम्मद एक आंख वाला है लेकिन गुणों से भरा हुआ है। और ये कोई मामूली गुण नहीं है। वो आगे कहते हैं कि भाई जो भी उनकी कविता सुनता है वो मोहित हो जाता है, एकदम मंत्रमुग्ध। क्या आत्मविश्वास है। वो अपनी शारीरिक कमी को छिपा नहीं रहे हैं, बल्कि उसे सामने रखकर अपनी बात शुरू कर रहे हैं। और बस यहीं से उनकी पूरी कविता का ताना बाना बुना जाता है। ये जो एक आंख का ना होना है, क्या यह सच में कमी है या फिर ये कैसी अनोखी ताकत है जो उन्हें दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की शक्ति देती है। जायसी हमें इस सोच में डाल देते हैं कि जिसे हम खोट या कमी समझकर खारिज कर देते हैं, क्या वो असल में कुछ और हो सकती है। अब अपनी बात को साबित करने के लिए जायसी एक के बाद एक प्रकृति से कुछ बहुत ही जबरदस्त उदाहरण उठाते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि कैसे हर महान चीज में कहीं ना कहीं एक खोट या एक कमी होती है, और शायद उसी कमी की वजह से वो चीज इतनी महान बनती है। तो उनकी पहली मिसाल है चांद की। वो कहते हैं, देखो चांद में कलंक है, एक दाग है ना? लेकिन क्या उस दाग की वजह से उसकी चमक कम हो जाती है? नहीं, वो तो फिर भी पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से भर देता है। तो ठीक उसी तरह कवि में भले ही एक कमी है, लेकिन वो अपने काव्य के प्रकाश से इस दुनिया को रोशन कर रहे हैं। मतलब साफ है, दाग होने से चमक कम नहीं होती। अगली मिसाल एक प्रक्रिया की है, एक प्रोसेस की। जायसी कहते हैं कि जब तक आम के पेड़ पर वो नुकीली सी मंजरी, जिसे ढाव कहते हैं, वो नहीं निकलती, तब तक उसमें मीठी सुगंध आ ही नहीं सकती। मतलब एक मीठे नतीजे के लिए एक मुश्किल, शायद कांटेदार शुरुआत बहुत जरूरी है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने ही जीवन के संघर्षों की तरफ इशारा कर रहे हों। और फिर आती है कमाल की तुलना। समुद्र का पानी खारा है, हम उसे पी नहीं सकते, यह उसकी एक कमी हुई। लेकिन जायसी कहते हैं कि इसी वजह से, इसी खारेपन के कारण ही तो वो अथाह है, अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी कमी ही उनकी गहराई का, उनकी सोच की विशालता का असली स्रोत है? और इस हिस्से का अंत वो इस बहुत ही शक्तिशाली छवि के साथ करते हैं। कच्ची धातु तब तक शुद्ध सोना यानी कंचन बन ही नहीं सकती जब तक उसे आग की भट्टी में तपाया न जाए। वो आग एक परीक्षा है, एक तरह की तकलीफदेह प्रक्रिया, लेकिन उसी तकलीफ से गुजरकर वो कीमती बनती है। जायसी के लिए शायद उनका कष्ट ही वो आग है जिसने उन्हें कंचन यानी शुद्ध सोना बना दिया है। अपनी कमी को खूबी साबित करने के बाद जायसी अपनी दलील को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाते हैं। अब वो अपनी एक आंख को सिर्फ एक खूबी नहीं, बल्कि एक असाधारण, एक खास तरह की दृष्टि का स्रोत बताते हैं। ये पंक्ति समझिए कि उनकी पूरी दलील का निचोड़ है। वो कहते हैं, मेरी एक आंख एक दर्पण की तरह है और उसका भाव एकदम निर्मल है, साफ है। दो आंखों की दुनिया में बहुत कुछ अनदेखा रह सकता है, धोखा हो सकता है, लेकिन उनकी एक आंख एक शीशे की तरह है, साफ, सच्ची और बिना किसी मैल के। क्या अद्भुत नजरिया है। और इस साफ नजर का असर क्या होता है? जायसी बताते हैं कि बड़े बड़े रूपवान और ताकतवर लोग उनके पास आते हैं, उनके चेहरे की तरफ देखते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी साफ दृष्टि से, उनकी इस निर्मल नजर से उन्हें भी कुछ हासिल हो जाए। उनकी शारीरिक कमी अब उनकी आध्यात्मिक ताकत बन चुकी है। अब जायसी अपनी कविता की रचना प्रक्रिया पर आते हैं, और ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। ये एक बहुत गहरा, एक बहुत ही निजी बलिदान है। वो बताते हैं कि उनकी कविता कागज और स्याही से नहीं, बल्कि किसी और ही चीज से बनी है। यहाँ कवि कहते हैं कि उन्होंने अपनी कहानी को अपने खून की ले लगाकर जोड़ा है और अपने प्रेम को अपने आंसुओं के पानी में भिगोया है। जरा इस छवि के बारे में सोचिए। ये कविता नहीं है, ये तो उनके जीवन का सार है, उनके दर्द और उनके प्रेम का निचोड़ है। ऐसा लगता है मानो हर शब्द उनके वजूद का ही एक हिस्सा हो। लेकिन सवाल उठता है कि उन्होंने ये सब किया क्यों, उनका मकसद क्या था। वो बिल्कुल साफ कहते हैं, ताकि जो भी इस कहानी को सुने उसे प्रेम की पीड़ा का
यानी प्यार के दर्द का एहसास हो। उन्होंने खुद ये दर्द सहा ताकि सुनने वाला उस कहानी के भावनात्मक वजन को सच में महसूस कर सके, और यही तो कला का सबसे बड़ा मकसद होता है, महसूस कराना। अब हम जायसी के आखिरी और शायद सबसे गहरे विषय पर आते हैं, विरासत। इंसान की जिंदगी, उसकी ताकत, सब कुछ पल भर का है, लेकिन एक महान कहानी का क्या वो समय को भी मात दे सकती है? जायसे अपने महाकाव्य के बड़े बड़े किरदारों का नाम लेते हैं। वो पूछते हैं, कहाँ है राजा रतन सेन, कहाँ है वो खूबसूरत रानी पद्मावती, वो बुद्धिमान तोता कहाँ है, और कहाँ है सुल्तान अलाउद्दीन। ये सारे सवाल बस हमें ये याद दिलाने के लिए हैं कि समय के आगे बड़े बड़े राजा महाराजा और सुल्तान भी नहीं टिक पाते। और फिर आता है ये जबरदस्त जवाब, इनमें से कोई नहीं रहा, सब चले गए, लेकिन दुनिया में क्या रह गया? उनकी कहानी। तो सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इंसान नहीं, बल्कि इंसान की कीर्ति, उसकी कहानी ही अमर है। सत्ता, सुंदरता, सब कुछ मिट जाता है, लेकिन कला जिंदा रहती है। अंत में जायसी अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुद की विरासत के बारे में। अगर कहानी अमर है तो फिर कहानीकार का क्या? उसकी आखिरी इच्छा क्या है? वो अपनी विरासत के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं। फूल मुरझा जाता है, मर जाता है, लेकिन उसकी सुगंध, उसकी खुशबू हवा में हमेशा जिंदा रहती है। वो खुद को उस फूल की तरह दिखते हैं और अपनी कविता को उसकी सुगंध की तरह। शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कीर्ति हमेशा बनी रहेगी। और यहां उनकी सबसे विनम्र, सबसे दिल को छू लेने वाली इच्छा सामने आती है। वो कहते हैं, जो भी इस कहानी को पढ़े जिसे मैंने अपने कलेजे के खून से रचा है, वो बस हमें 2 शब्दों में याद रख ले। इतनी बड़ी, इतनी महान रचना करने के बाद वो बस इतना चाहते हैं कि कोई उन्हें याद कर ले। और जायसी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब फूल मुरझा जाता है और सिर्फ उसकी सुगंध बचती है, तो असल में अमर कौन हुआ? क्या वो कला है जो जिंदा रहती है, या वो कलाकार है जो अपनी कला के जरिए याद किया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर पढ़ने और सुनने वाला अपने लिए खुद ही ढूंढता है।